Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 11.3 question number 4. A decagonal die labeled एक डेकागोनल डाई है हमारे पास, यानी जिस ऐसी डाई जिसके 10 साइड्स हो और इसके हर एक साइड पे ये नंबर लिखे हुए हैं. इज रोल्ड वंस, इसको एक दफ़ा रोल किया है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ मालूम कर ले किसका. नंबर 1 ऑफ 4, नंबर 2 एन इवन नंबर, नंबर 3 अ मल्टीपल ऑफ 4. ये मुख्तलिफ पार्ट्स दिए हुए हैं 9 तक. तो आइए इस सवाल को हम हल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 में अब 4 इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है. तो यहाँ आप देखिए, मैं लिखूँगा सॉल्यूशन. आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो. ये देखो, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है. प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या ये वाला फार्मूला मैं ये यूज़ करूँगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, यानी जिसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं वो लिखेंगे, इज इक्वल नंबर ऑफ इवेंट्स जिसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं उसकी तादाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, यानी टोटल तादाद. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं. यहाँ पे टोटल नंबर जो आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस जो है ये मेरे पास 10 है. और नंबर ऑफ इवेंट्स जिसकी मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 4 की फाइंड करनी है, तो यहाँ 4 काउंट करो कितने 1 2 3 4, तादाद में कितने 4 है. अब मैं ये फार्मूला लगाऊंगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं 4 डिवाइडेड बाय 10. ये कट रहे हैं आपस में 2 पे, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10. हमारे पास आ रहा है 2/5. और ये हमारा क्या है आंसर है. सेकंड पार्ट है हमारे पास एन इवन नंबर. तो मैं लिखूंगा सॉल्यूशन. वही नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल मेरे पास कितने हैं 10 है. अब इवन नंबर इसमें चेक करेंगे. इवन नंबर है मेरे पास, ये इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है. 4 ये हो गए, 6 भी इवन है, 8 और 8 ये दो भी 8 और 8 भी इवन है. तो यहाँ पे टोटल तादाद है 1 2 3 4 5 6 7. तो इवन नंबर्स की तादाद कितने हैं, यानी नंबर ऑफ इवेंट्स वो कितने हैं 7 है. अब मैं फार्मूला यूज़ करूँगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइडेड नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं इवेंट्स की इसका इवन नंबर का. इवन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स 7 है एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 10 है. तो 7 और 10 इसी एक टेबल पे नहीं कट रहे, तो ये हमारा क्या है आंसर. थर्ड पार्ट है हमारे पास अ मल्टीपल ऑफ 4, मतलब ये जो 4 के टेबल में आते हो. अब यहाँ पे देखें, ये भी 4 के टेबल में आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है. 5 4 के टेबल में नहीं आता है, 6 4 के टेबल में नहीं आता है, 7 4 के टेबल में नहीं आता है, और ये दोनों 8 जो हैं ये भी 4 के टेबल में आते हैं. तो ये काउंट करो जो 4 के टेबल में आते हैं 1 2 3 4 5 6. तो मैं लिखूंगा सॉल्यूशन. नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल कितने हैं 10 है, एंड नंबर ऑफ इवेंट्स ये मेरे पास 6 है. अब मैं फार्मूला लिखूंगा. नंबर ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस.
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स किसका कर रहा हूँ, मल्टीपल, यहाँ पे आप लिख सकते हो मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में मल्टीपल ऑफ 4 की फाइंड करूँ तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 6 डिवाइडेड बाई 10। ये 2 के टेबल पे जा रहे हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, मेरे पास आ रहा है 3/5 और ये हमारा आंसर है। 4 पार्ट है हमारे पास, नॉट अ 7, यानी 7 इसमें शामिल नहीं है। तो जब आप 7 निकालेंगे ये नंबर तो बाकी बचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं लिखूंगा सोल्यूशन, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल नंबर हमारे पास 10 है। नंबर ऑफ इवेंट्स यानी जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो हो गए हमारे पास 9, क्योंकि नॉट अ 7 है। तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा, फार्मूला लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यहाँ नॉट अ 7 इसमें शामिल नहीं है, तो बकाया नंबर है 9 डिवाइडेड बाई 10, जो किसी एक टेबल पे नहीं कट रहे हैं, हमारा ये आंसर आ गया। 5 पार्ट है हमारे पास, एन ऑड नंबर, सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल हमारे पास है 10, नंबर ऑफ इवेंट्स इज इक्वल। अब यहाँ पे देखो ऑड नंबर की बात हो रही, ऑड नंबर वो हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, तो 5 2 के टेबल में नहीं आता है और 7 2 के टेबल में नहीं आते, तो ये टोटल कितने हो गए 1 2 3, तो नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास 3 है। अब मैं फार्मूला लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो मैं प्रोबेबिलिटी जिसकी हम फाइंड कर रहे हैं वो ऑड नंबर की है, वो यहाँ पे आप ऑड नंबर लिखो, इज इक्वल टू कितने 3 डिवाइडेड बाई 10, जो किसी एक टेबल पे नहीं जा रहा है, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको पता है जो 1 के टेबल पे और खुद के टेबल पे जाते हैं उसको प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 4 है, ये प्राइम नहीं है, 5 प्राइम नंबर है और 7 प्राइम नंबर है, तो ये टोटल तादाद कितनी है 1 2 और 3। तो मैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो टोटल नंबर जो है हमारे पास वो 10 है। नंबर ऑफ इवेंट्स जिसके हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उनकी तादाद 3 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, बहुत सिंपल फार्मूला है इसका, नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी हम किसकी फाइंड कर रहे हैं, प्राइम नंबर की, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई 3 डिवाइडेड बाई 10, जो किसी एक टेबल पे नहीं जा रहे हैं, और ये हमारे क्या आ गया आंसर। 7 पार्ट है हमारे पास, एलसीएम ऑफ 4 and 8। एलसीएम यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 और 8 का मैं यहाँ पे एलसीएम निकालता हूँ। आप देख सकते हैं, देखो ये 2 के टेबल पे जा रहे हैं, 2 2 ज़ा 4 and 2 4 ज़ा 8। फिर ये 2 के टेबल पे जा रहे हैं, 2 1 ज़ा 2 and 2 2 ज़ा 4। फिर ये 2 पे जा रहे हैं, 1 वैसे लिखूंगा and 2 1 ज़ा 2। आप देख लीजिए 2 × 2 × 2,
इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। 4 और 8 का एलसीएम क्या है? 8 है। तो यहाँ पे आप देखो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल तो 10 है। अब नंबर ऑफ इवेंट्स 8 की तादाद कितने हैं यहाँ पे? 2। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2। अब फार्मूला लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सम इवेंट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी हम किसके फाइंड कर रहे हैं? एलसीएम ऑफ 4 and 8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं? 2 डिवाइडेड बाई 10। 2 1 ज़ा 2 and 2 5 ज़ा 10। हमारे पास आ गया 1/5 और ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास HCF ऑफ 4 and 8। 7 वाले पार्ट में हमने फाइंड किया था LCM ऑफ 4 and 8 और यहाँ पे हम फाइंड करेंगे HCF ऑफ 4 and 8 यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी इन दोनों में से ऐसा एक टेबल जिसमें दोनों आते हो, जैसे 4 के टेबल में 4 भी आता है और 4 के टेबल में 8 भी आता है। अब अगर यहाँ से देखा जाए कि 8 के टेबल में 8 तो आता है, 8 1 ज़ा 8, लेकिन 8 के टेबल में 4 नहीं आता है। इसका मतलब है कि HCF ऑफ 4 and 8, इसका HCF क्या है? 4 है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा HCF ऑफ 4 and 8 इज़ 4। यानी 4 एक ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर आते हैं और यहाँ पे मौजूद भी हैं। तो लिखूँगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल कितने हैं? 10। नंबर ऑफ इवेंट्स मेरे पास है 4 की तादाद कितने हैं? यहाँ पे आप काउंट करें 1 2 3 4, ये आ गया 4। अब फार्मूला लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, किसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं? HCF ऑफ 4 and 8 की इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई कितने? 4 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 10। ये 2 के टेबल पे जा रहे हैं, 2 2 ज़ा 4 and 2 5 ज़ा 10, मतलब ये 2/5 और ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 9 है हमारे पास फैक्टर ऑफ 12। फैक्टर क्या होता है? सबसे पहले ये हम समझेंगे। फैक्टर ऑफ 12 मतलब ये है कि ये जो गिवन नंबर्स हैं इनमें ऐसे नंबर्स हमें बताए जिसका टेबल हम काउंट करें और 12 आ जाए। तो 4 के टेबल में भी 12 आता है, 5 के टेबल में 12 नहीं आता है, 6 के टेबल में भी 12 आता है, 7 के टेबल में 12 नहीं आता है और 8 के टेबल में भी 12 नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फैक्टर ऑफ 12 इज, मैं ब्रैकेट में यहाँ पे शो करूँगा, 4 के टेबल में आता है तो ये 4 भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। 4 टाइम्स तो 4 गिवन है और साथ में क्या है 6 के टेबल में भी जो है ना 12 आता है। तो ये फैक्टर्स ऑफ 12 हैं गिवन डेटा में। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मेरे पास है 10 और नंबर ऑफ इवेंट्स जो मेरे पास है वो तादाद काउंट करें 1 2 3 4 and 5, ये 5 है। अब मैं फार्मूला लिखूँगा यहाँ पे, ये नंबर ऑफ इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस।
तो प्रोबेबिलिटी हम किसका निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इस इवेंट की जगह फैक्टर ऑफ 12 लिखूंगा। फैक्टर ऑफ 12, 5, नंबर ऑफ ई मेरे पास 5 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 10। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, हमारे पास आया 1 और 2 और ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ 1 डिजिट्स होल नंबर इज चोजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज। अच्छा, पहले सवाल समझो। अ 1 डिजिट्स होल नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, मतलब है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक 1 डिजिट्स। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूँ तो 10 जो है 2 डिजिट्स का आएगा, 1 और 0 का। यहाँ पे बात हो रही है 1 डिजिट्स की। अब प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है नंबर 1, लेस देन 5। ठीक है, अब लिखूंगा सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 4 में जो फार्मूला यूज़ किया है वही फार्मूला यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, अगर ये सारे नंबर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल नंबर आ रहे हैं 10। अच्छा, अब नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास, यानी जिसका हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, लेस देन 5, 5 से कम नंबर 1 2 3 4 5, तादाद में कितने 5, राइट। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई, यानी नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी किसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं, लेस देन 5 के। ये आपने लिखना है 5 डिवाइडेड बाई 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और ये हमारे पास आ गया 1 और 2 इसका आंसर। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, ग्रेटर देन 10। तो सॉल्यूशंस, टोटल नंबर हमारे यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मेरे पास कितने 10, नंबर ऑफ इवेंट्स। अब यहाँ बात हो रही है ग्रेटर देन 10, तो ग्रेटर देन 10 यहाँ पे तो 9 तक है, राइट। तो ग्रेटर देन 10 नंबर हमारे पास है ही नहीं, तो ये 0 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू, ये फार्मूला है, नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी मैंने जो फाइंड करनी है वो किसकी फाइंड कर रहे हैं, ग्रेटर देन 10 की, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स 0 डिवाइडेड बाई 10। अब 0 को किसी भी नंबर पे आप डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है 0 और ये आंसर है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, नॉट द लार्जेस्ट 1 डिजिट्स नंबर, मतलब 1 डिजिट्स नंबर में जो लार्जेस्ट नंबर है वो 9 है। वो कह रहे हैं कि ये इसमें शामिल नहीं है, 9 इसमें शामिल नहीं है, बाकी नंबर की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी, यानी नॉट द लार्जेस्ट 1 डिजिट्स नंबर। तो 1 डिजिट्स नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है वो 9 है, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। बाकी आप काउंट करें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरे पास सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मेरे पास टोटल 10 है, नंबर ऑफ इवेंट्स 9 है।
अब फार्मूला लगाऊंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब जिसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड कर रहे हैं, नॉट द लार्जेस्ट वन डिजिट्स नंबर। तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट्स कितने, 9 डिवाइडेड बाई 10, जो किसी एक टेबल पे नहीं जा रहे हैं, और ये हमारा आंसर हो गया। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स। तो सबसे पहले हमने ये समझना है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। एडिटिव आइडेंटिटी वो है, यानी ऐसा नंबर अगर किसी दूसरे नंबर में आप प्लस करें या माइनस करें और वही पहला वाला नंबर आ जाए। फॉर एग्जांपल ये है कि अगर मैं 5 में 0 प्लस करूं तो भी 5 आएगा, अगर 5 से मैं 0 को माइनस करूं तो भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी नंबर इसको कहते हैं। तो 0 एक ऐसा नंबर है यहाँ पे जो एडिटिव आइडेंटिटी है, जो किसी भी नंबर में आप प्लस करें या माइनस करें, इससे माइनस करें किसी भी नंबर से, तो वही नंबर आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल मेरे पास 10 है, और नंबर ऑफ इवेंट्स, यहाँ पे वो 0 नंबर है तो 0 कितने बार आए हुए हैं, 1 टाइम्स, राइट। अब मैं फार्मूला लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स कितने, 1 टाइम्स, टोटल 10, और ये हमारा आंसर है। पांचवा पार्ट है हमारे पास, HCF ऑफ 3 and 5। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो 3 and 5 का HCF क्या है, यानी एक ऐसा नंबर जिसपे दोनों ये डिवाइड हो रहे। तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसपे 3 और 5 डिवाइड हो रहे। तो हमारे पास है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 10, नंबर ऑफ इवेंट्स 1। अब 1 यहाँ पे कितने बार आया हुआ है, यहाँ पे देखो 1 टाइम्स आया हुआ है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स मेरे पास क्या है, 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, फार्मूला लिखो, नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ HCF ऑफ 3 and 5 इज नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, 10, और ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल हमारे पास है 10। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है, इससे पहले जब हमने किया था एडिटिव किया था, जो प्लस या माइनस किया था। अब मल्टीप्लाई की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल ये 5 है, अब इस 5 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि यही 5 आ जाए, तो 1 मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि 5 1 जा 5, या 6 है, अब इस 6 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि यही 6 आ जाए, तो वही 1 मल्टीप्लाई करूंगा, यही होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, 1 आ रहा है,
और 1 यहाँ पे जो है कितनी बार आया हुआ है, 1 टाइम्स आया हुआ है। कितनी बार, 1 टाइम्स। तो नंबर ऑफ इवेंट्स मेरे पास कितना है, 1। अब फार्मूला लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स 1 डिवाइडेड बाय 10, और ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास, नॉट अ प्राइम नंबर। अब जो नंबर्स है सारे मेरे पास वो यही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्राइम नंबर की बात हो रही है कि नॉट अ प्राइम नंबर, यानी इसमें प्राइम नंबर शामिल नहीं है, बाकी नंबरों की जो है ना वो प्रोबेबिलिटी निकालो। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 के टेबल और खुद के टेबल पे जाते हैं, जिस तरह ये 2 3 5 और 7, ये 4 नंबर जो है ये प्राइम नंबर है। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है और 7 प्राइम नंबर है। बाकी जो रह गए वो कौन से रह गए, 0 1 4 6 8 और 9, जो टोटल तादाद में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास जो आएंगे वो कितने हैं, 6। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल 10 है हमारे पास, नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास जो आ रहे हैं वो हैं 6, तादाद में कितने, 6। फार्मूला लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब प्रोबेबिलिटी किसकी है, नॉट अ प्राइम नंबर। नंबर ऑफ इवेंट 6 डिवाइडेड बाय 10, ये 2 के टेबल पे जा रहे हैं, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10। हमारा आंसर आ रहा है 3/5। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, अ फैक्टर ऑफ 9। अब फैक्टर कौन से हैं, यानी ये गिवन नंबर जो हैं इसमें ऐसे नंबर जिसमें 9 आ रहा हो, तो 1 के टेबल में 9 आता है, 3 के टेबल में 9 आता है और 9 के टेबल में 9 आता है। तो यहाँ पे लिखूँगा फैक्टर ऑफ 9 इज, ये ब्रैकेट में लिखूँगा 1 के टेबल में 9 आ रहा है, 3 के टेबल में भी 9 आ रहा है और 9 के टेबल में भी 9 आ रहा है। तो ये टोटल कितना है तादाद में, 3। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल कितने हैं 10, और नंबर ऑफ इवेंट्स मेरे पास कितने हैं 3, 1 2 3। अब ये फार्मूला लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ 9 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई मेरे पास 3 है, यानी इवेंट्स, और टोटल नंबर क्या है मेरे पास 10, जो किसी एक टेबल पे नहीं जा रहे हैं, और ये हमारा आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अ कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स। एक कॉइन है जिस पे हेड और टेल है, इसको 10 टाइम्स हमने टॉस किया। कंप्लीट द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो द टेबल। और इसके आंसर जो है ना यहाँ पे लिख लो। हेड आया है 6 टाइम्स और टेल आया है 4 टाइम्स। हमने इसकी फाइंड करनी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो एक फार्मूला है इसका, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। और पार्ट 1 में क्या करें कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग हेड। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है हेड की। अगर हम काइन को टास्क कर ले 520 टाइम्स, तो आपने यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है हेड की। और नंबर 2 में व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग टेल इफ़ इट वाज टॉस 305 टाइम्स। तो यहाँ पे हमारे पास दो फार्मूले हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का। ये दोनों फार्मूले हमारे पास, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई टॉस। फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई टॉस। अब अगर हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड मालूम कर रहे हैं तो यहाँ पे हेड लिखोगे, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड जो जितना है वो लिखोगे और टोटल टॉस, आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास, इसका जो फार्मूला है टोटल टॉस मल्टीप्लाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी टोटल टॉस को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और ये दोनों फार्मूले इस सवाल में इस्तेमाल है। ये क्वेश्चन नंबर 6, ये टोटल टॉस यानी नंबर ऑफ टॉस मेरे पास 10 टाइम्स है। कितना है? 10 टाइम्स है। अच्छा, अब मैं फॉर हेड के लिए हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है फॉर हेड। फार्मूला लिखूंगा, और किसका? हेड का। हेड को मैं शॉर्ट फॉर्म में एच से डिनोट करता हूं, यानी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल टॉस। तो फ्रीक्वेंसी अगर आप टेबल पे देखें तो हेड की कितनी है? 6। यहाँ पे मैं लिखूंगा 6 डिवाइडेड बाय टोटल टॉस हमारे पास कितना है? 10। 2 के टेबल पे जा रहा है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, मेरे पास आ गया 3/5। हेड की जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 3/5 आ गया। अब मैं नेक्स्ट फॉर टेल, तो यही लिखूंगा, फार्मूला लिखूंगा रिलेटिव ऑफ टेल। तो लिखूंगा फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल टॉस। तो टेल फ्रीक्वेंसी कितनी है? टेल की फ्रीक्वेंसी कितनी है? यहाँ क्वेश्चन में आप देखो 4 है। 4 डिवाइडेड बाय टोटल टॉस हमारे पास 10 टाइम्स है। ये 2 के टेबल पे जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी 2/5। ये दोनों की हेड की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई 3/5 और टेल की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई 2/5। जो इसके आंसर मैंने यहाँ पे लिखने हैं 3/5 और 2/5। ठीक है। अब इसमें क्या करें कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग हेड। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी मैंने बताया था कि टोटल टॉस मल्टीप्लाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग हेड इफ इट वाज टॉस 520 टाइम्स। अच्छा, इसके पार्ट 1 में टोटल टॉस हमारे पास कितना है? 520।
हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड हमने फाइंड करनी है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यही है, टोटल टास्क मल्टीप्लाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका, हेड का, राइट। तो यहाँ पे देखो टोटल टास्क कितना है 520 मल्टीप्लाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड जो अभी अभी हमने फाइंड की थी 3/5, यहाँ पे लिखूंगा 3/5। तो ये 520 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो हमारे पास आता है 1560 डिवाइडेड बाई 5, और अगर 1560 को 5 पे डिवाइड करोगे तो हमारे पास आता है 312। यह हमारे पास आती है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड आंसर। अच्छा, पार्ट नंबर 2 में क्या करें कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग टेल इफ इट वाज टॉस 305 टाइम्स। तो देखो टोटल टॉस हमारे पास है 305, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ टेल मैंने फाइंड करनी है। तो फार्मूला मैंने लिखा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ टेल इज इक्वल टू टोटल टॉस मल्टीप्लाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ टेल। तो टोटल टॉस मेरे पास कितने हैं 305 मल्टीप्लाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ टेल। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ टेल अभी अभी हमने फाइंड की थी, कितना है 2/5। ये 305 को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 610 डिवाइडेड बाई 5। अगर 610 को मैं 5 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास आता है 122, और ये हमारा आंसर है।